हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम के पॉप डीमन हंटर्स मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट से शुरू होती है, जहां हजारों लोग अपने पसंदीदा स्टार बैंड हंटर्स एक्स का नाम जप रहे हैं। स्टेज पर अंधेरा है, लाइटें टिमटिमा रही हैं और फैंस बेसब्री से बैंड के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिर अचानक कहानी हमें कई साल पहले के समय में ले जाती है। कहा जाता है कि इस दुनिया में राक्षसों ने हमेशा इंसानों पर जुल्म किया है। वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लोगों की आत्माएं चुराते हैं और इन चुराई हुई आत्माओं से मिली ताकत उनके राक्षस राजा तक पहुंचती है। लेकिन फिर एक दिन हंटर्स का एक ग्रुप इंसानियत को बचाने के लिए आया। वे सभी एक खास आवाज के साथ पैदा हुए थी जो अंधेरे का सामना कर सकती थी। ये हंटर्स सिर्फ तलवारों या जादू से ही नहीं, बल्कि अपने म्यूजिक से भी लड़ते थे। उनके म्यूजिक ने लोगों की आत्माओं को छुआ, उन्हें जोड़ा और इस जुड़ाव की वजह से उन्होंने एक मजबूत ढाल बनाई जिसने हमारी दुनिया की रक्षा की। हर पीढ़ी में इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए 3 नए हंटर्स चुने जाते थे। जब वे एक साथ गाते हैं तो एक मजबूत म्यूजिकल दीवार बनती है जिसे कोई राक्षस पार नहीं कर सकता। ये कहानी सेलिना नाम की एक औरत की नजर से बताई गई है। वो खुद भी कभी एक हंटर थी। इस जेनरेशन में उसने 3 लड़कियों को चुना है जिन्हें वो इस शील्ड को बनाए रखने के लिए और दुनिया को राक्षसों से बचाने के लिए ट्रेनिंग दे रही है। तीनों ने मिलकर हंटर्स एक्स नाम का एक म्यूजिक बैंड बनाया है। उनका म्यूजिक स्टाइल और टैलेंट पूरे कोरिया में पॉपुलर हो गया है, जैसे हर कोई उनका फैन हो। इस बार हम बैंड की पहली मेंबर मीरा से मिलेंगे, जो बैंड की विजुअल आर्टिस्ट और मेन डांसर हैं। उन्हें उनके परिवार में ब्लैक शीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हमेशा कुछ अलग करती हैं। वो मेट गाला में भी स्लीपिंग बैग पहनकर गई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। दूसरी मेंबर जॉय बैंड की रैपर हैं और अमेरिका में पली बढ़ी हैं। तीसरी मेंबर रूमी बैंड की लीड सिंगर हैं। उनकी आवाज इतनी इमोशनल है कि लोगों को रुला सकती है। उनकी माँ बहुत कम उम्र में गुजर गईं। तब से सेलेना ने उन्हें पाला है और वो पूरी हंटर्स टीम की सोलमेट जैसी हैं। सीन बदलता है और हम उस कॉन्सर्ट में वापस आते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। हंटर्स एक्स के फैंस उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनके मैनेजर बॉबी को पता चलता है कि हंटर्स का प्लेन कॉन्सर्ट के लिए निकल रहा है। हम फ्लाइट में 3 लड़कियों को देखते हैं जो उनका अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है। वे परफॉर्मेंस की तैयारी में खुशी खुशी पेट भरती हैं। वे और खाना ऑर्डर करती हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चलता है कि फ्लाइट अटेंडेंट अजीब तरह से बर्ताव कर रही हैं। उन्हें बॉबी का फोन आता है, जो घबराया हुआ है और पूछता है कि वे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि प्लेन गलत दिशा में उड़ रहा है। तभी उसे पता चलता है कि फ्लाइट की एयर होस्टेस और पायलट असली नहीं है, वे असल में डेमन हैं। उनके हाथों पर बने काले डिजाइन से साफ पता चलता है कि वे डेमन हैं। वे जल्दी से अपने असली डेमन रूप में बदल जाती हैं और हमला करती हैं, लेकिन हंटर्स डर जाते हैं। इसके बजाय वे अपने हथियार निकाल लेती हैं और गाना शुरू कर देती हैं। अपने म्यूजिक की ताकत से वे डेमन को हरा देती हैं। हालांकि लड़ाई के दौरान उनका प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके लड़कियां प्लेन से कूदकर स्टेज पर आ जाती हैं, जिससे सभी फैंस खुशी से पागल हो जाते हैं। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, सीन डेमन की दुनिया में बदल जाता है। वहां नया हारा हुआ डेमन डेमन किंग के पास जाता है और उसे बताता है कि वो फिर से शिकारी से हार गया है। डेमन किंग गुस्से में आ जाता है और डेमन को खत्म कर देता है। फिर वो दूसरे डेमन को डांटता है और कहता है कि अगर वे जल्दी एक्शन नहीं लेते हैं तो शिकारियों के गाने से बनी रुकावट सोने की ढाल में बदल जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो सभी डेमन हमेशा के लिए पाताल लोक में कैद हो जाएंगे। उसी समय जिनू नाम का एक खास डेमन आता है और एक ताकतवर डेमन किंग के बारे में गाना शुरू करता है, जो आत्माओं को कंट्रोल करता है और जिसकी दहाड़ से धरती हिल जाती है। लेकिन फिर कुछ शिकारी आते हैं और अपने गानों से उसे भुला देते हैं और अब डेमन भूखा मर रहा है। डेमन किंग उस पर जिनू को चिढ़ाने का इल्जाम लगाता है, लेकिन जिनू कहता है कि वो मदद करने के लिए यहाँ है। जिनू का नया प्लान है कि वो शिकारियों को वहां मारे जहां उन्हें सबसे कम उम्मीद होगी, उनके फैंस के बीच। दूसरे मॉन्स्टर उसका मजाक उड़ाते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर वे एक मॉन्स्टर बॉय बैंड बनाते हैं तो क्या होगा। जब जिनू और उसके दोस्त बहुत हैंडसम लड़कों में बदल जाते हैं तो डेमन किंग और दूसरे डेमन उसकी स्ट्रैटेजी की तारीफ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स अपनी अब तक की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस के बाद आराम करना चाहते हैं, लेकिन रूमी उन्हें बताता है कि उसने आज रात के लिए उनकी नई गोल्डन रिलीज शेड्यूल की है। पूरी दुनिया उस गाने को सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रही है।
फिर परफॉर्मेंस से पहले प्रैक्टिस करते समय रूमी का गला अचानक बंद हो जाता है और वो कहता है कि उसे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। लाइट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। बॉबी घबरा जाता है क्योंकि बाहर 10,000 लोग चिल्ला रहे हैं। रूमी बाथरूम में गई और अपनी ड्रेस की जिप खोली और हमें पता चलता है कि वो असल में एक डेमन है, जिसके शरीर पर वो काले निशान हैं, जो अब उसकी आवाज़ पर असर डाल रहे हैं। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां छोटी रूमी सेलिना से पूछती है कि क्या हंटर्स को हर डेमन को मारना होगा। सेलिना कहती है कि जिसके शरीर पर वो निशान है वो डेमन है। फिर हमें पता चलता है कि रूमी के शरीर पर वो काला डेमन का निशान इसलिए है क्योंकि उसके पिता एक डेमन थे, लेकिन सेलिना उसे यकीन दिलाती है कि वो अपनी माँ की तरह एक हंटर है। फिर वो कहती है कि जब बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगी तो इस दुनिया से सारी डेमन पावर चली जाएगी और उसके शरीर से भी निशान हट जाएंगे। इसीलिए रूमी अपने दोस्तों से अपना शरीर छिपा रही है ताकि वे उसका सीक्रेट न देख लें। फिर हम देखते हैं कि रूमी बहुत दुखी है क्योंकि उसे नहीं पता कि इस दुनिया और खुद को कैसे ठीक करे जब उसके पास अपनी आवाज़ भी नहीं है। जब वो घर लौटती है तो उसके दोस्त उसे दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वे कहते हैं कि परफॉर्मेंस की तारीख बदल सकते हैं और बॉबी इसका ध्यान रखेगा। लेकिन बॉबी कॉल करके कहता है कि वो इसे हैंडल नहीं कर सकता क्योंकि फैंस बहुत निराश हैं कि हंटर्स आज लाइव परफॉर्म नहीं करेंगे। रूमी अपने दोस्तों से कहती है कि शायद दोबारा परफॉर्म करना मुमकिन ना हो क्योंकि उसकी आवाज़ खतरे में है। मीरा और जॉय उन्हें इस साल आइडल अवार्ड से ब्रेक लेने का सुझाव देते हैं, लेकिन रूमी नहीं मानती। वो कहती है कि ये उनका सबसे ज़रूरी इवेंट है क्योंकि इस दिन वे पूरे साल के लिए अपनी सुरक्षा कवच को मजबूत करेंगे। और गोल्डन परफॉर्मेंस 2 हफ्ते में है। वे इस समय का इस्तेमाल रूमी का गला ठीक करने के लिए करने का फैसला करते हैं। जॉय इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगभग 57 आइडियाज सोचता है और कहता है चलो उस आइडिया से शुरू करते हैं जो मुझे पसंद है। वो रूमी को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो एक स्पेशल टॉनिक बनाता है। ये टॉनिक न सिर्फ गले की खराश बल्कि रिश्तों की प्रॉब्लम भी ठीक कर सकता है। वे डॉक्टर हान से मिलते हैं जो रूमी को अजीब तरह से एनालाइज करते हैं और फिर उसे एक टॉनिक देते हैं जो उसके गले को ठीक करने में मदद कर सकता है। फिर घर जाते समय वे 5 हैंडसम लड़कों को गुजरते हुए देखते हैं और लड़कियां उन पर फिदा हो जाती हैं। लेकिन जब उनमें से एक रूमी को जमीन पर धक्का देता है तो लड़कियां नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कितना बदतमीज। तभी उन्हें पास के मार्केट में कुछ शोर सुनाई देता है और वे देखने जाती हैं। वे 5 लड़कों को देखती हैं जो बॉय बैंड के तौर पर गा रहे हैं। उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है कि हर कोई उनकी तरफ खींचा चला आता है। लेकिन लड़कियों को अचानक एहसास होता है कि ये लड़के असल में राक्षस हैं। राक्षस कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, वो राक्षस ही है। मीरा तुरंत उन्हें मारने की तैयारी करती है, लेकिन रूमी उसे रोकती है और कहती है ये जगह बहुत भीड़ वाली है और अगर हम उनसे लड़े तो वे आम लोगों को भी मार सकते हैं। बॉय बैंड अपना नाम द साजा बॉयज रखता है और रात के इवेंट के लिए सभी को वहां बुलाता है। लेकिन जैसे ही रात होती है, शिकारी अपने राक्षस शिकार वाले कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और राक्षसों को मारने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान है कि जैसे ही साजा बॉय स्टेज से उतरेंगे उन पर हमला कर दिया जाएगा। वे हमला करते हैं, लेकिन साजा बॉयज का लीडर जिनू उन्हें देख लेता है। फिर वो स्टेज पर अनाउंस करता है कि आज उनके साथ एक स्पेशल गेस्ट है और हंटर्स पर स्पॉटलाइट डालता है, जिससे उनका अटैक प्लान फेल हो जाता है। जब हंटर्स का ध्यान भटक जाता है तो साजा बॉयज मौके का फायदा उठाकर बाथरूम में भाग जाते हैं। जब लड़कियां उनका पीछा करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये एक ट्रैप था। वे एक वाटर मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। फाइट के दौरान रूमी जिनू को मारने के लिए उसका पीछा करता है। फाइट के दौरान उसके कपड़े फट जाते हैं और जिनू ये देखकर चौंक जाता है कि रूमी भी आधा डेमन है। उसके दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसके डार्क स्पॉट्स देखे। जिनू अपने मार्क्स छिपाने के लिए अपने हाथ पर एक कपड़ा बांध लेता है ताकि वो जाकर अपने दोस्तों की मदद कर सके। फिर हम देखते हैं कि डेमन किंग जिनू से बहुत खुश है क्योंकि वो धीरे धीरे बैरियर खोलता है और इंसानों की दुनिया से आत्माओं को खत्म करने की तैयारी करता है। जैसे ही बैरियर कमजोर होता है, हंटर्स घबरा जाते हैं। बॉबी उन्हें बताता है कि साजा बॉयज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रूमी को भरोसा है कि अगर वे आइडल अवार्ड स्टेट फेयर में स्टेज पर साजा बॉयज को हरा सकते हैं तो वे उन्हें हरा पाएंगे। वो जॉय से एक नया गाना लिखने के लिए कहता है जो ध्यान भटकाने का काम करेगा और साजा बॉयज का पर्दाफाश करेगा और राक्षसों को वापस नर्क भेज देगा। रूमी डॉक्टर हान का दिया टॉनिक पीने का फैसला करता है, लेकिन ये देखकर निराश हो जाता है कि ये सिर्फ अंगूर का जूस है। फिर वो अपनी बैल्कनी पर टोपी पहने एक अजीब पक्षी को देखता है।
जब वो पक्षी को देखने जाता है तो उसे एक राक्षस बिल्ली दिखाई देती है। वो तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि बिल्ली का उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है तो वो उसे वापस नीचे रख देता है। बिल्ली जिन्नू का एक लेटर लाती है जिसमें जिन्नू उसे मिलने के लिए बुलाता है। रूमी उससे मिलने जाता है, लेकिन बात करने नहीं बल्कि जिन्नू को मारने के लिए। जिन्नू उसे शांत होने के लिए कहता है और उसके शरीर पर काले धब्बों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि वो रूमी की भलाई चाहता है, नहीं तो वो अब तक अपने दोस्तों के साथ नहीं होता। रूमी कहता है कि वो एक राक्षस है। जिन्नू पूछता है अगर वो राक्षस नहीं है तो ये निशान कहाँ से आए? तब जिन्नू उससे कहती है कि वो जानती है कि शरीर पर ऐसे निशानों के साथ जीना कैसा लगता है। रूमी गुस्से में कहती है कि राक्षसों में कोई भावना नहीं होती। चिन्नू जवाब देता है, हमें सिर्फ शर्म, दर्द और दुख महसूस होता है। ये हमारी सबसे बड़ी जेल है। राक्षस राजा बार बार ये शब्द कहकर हमें कंट्रोल करता है। वो बताता है कि उसे याद है कि उसने 400 साल पहले पहली बार राक्षस राजा की आवाज़ सुनी थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक गिटार था और वो सड़कों पर गाता था, लेकिन किसी को पसंद नहीं था। फिर एक दिन उसे आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है कि वो अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो उनकी मदद कर सकता है। उस रात उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाता है। उसकी आवाज़ की तारीफ होती है, राजा उसे बुलाता है, उसका परिवार महल में रहने लगता है, लेकिन उसके शरीर पर निशान धीरे धीरे फैलते जाते हैं और फिर वो खुद को राक्षसों की दुनिया में कैद पाता है। राजा का नौकर बनने के बाद उसके परिवार ने सब कुछ खो दिया और वो आज भी उस शर्म के साथ जी रहा है। वो रूमी से कहती है कि वो खास है क्योंकि वो अभी भी खुद पर कंट्रोल रख सकती है। वो आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंचती। वो कहती है कि वो जानती है कि रूमी को अभी भी अपनी पहचान पर पक्का यकीन नहीं है, लेकिन एक दिन वो अपनी असली पहचान मान लेगी और जब वो ऐसा करेगी तो वो उससे मिलने आ सकती है। अगले दिन लड़कियां आइडल अवार्ड्स में परफॉर्म करने के लिए टेक डाउन नाम का एक गाना अरेंज करती हैं। वे फैंस के लिए एक ऑटोग्राफ साइनिंग इवेंट में जाती हैं, लेकिन साजा बॉयज आ जाते हैं और उनकी मौजूदगी से फैंस के बीच दरार आ जाती है। फिर रूमी सजेस्ट करती है कि दोनों बैंड एक ही टेबल पर बैठें क्योंकि उन्हें हर फैन की ज़रूरत है। जिन्नू रूमी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रूमी कहती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करेगी जो डेविल किंग की मदद कर रहा है। जिन्नू कहती है, मैं अपनी मदद खुद कर रही हूँ। अगर मैं राजा की सेवा करूंगी तो वो मेरी यादें मिटा देगा और मेरे दिमाग की आवाज़ें चली जाएंगी। फिर रात में जब रूमी प्रैक्टिस कर रही होती है तो बिल्ली बार बार उसके कमरे में उसे बुलाने आती है, लेकिन वो मना कर देती है। मीरा नोटिस करती है कि रूमी गाने के लिरिक्स बदल रही है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? रूमी कहती है, मैं अपनी मदद खुद कर रही हूँ। ये गाना ठीक नहीं लग रहा, ये नफरत से भरा है। मीरा को शक होने लगता है कि रूमी सच छिपा रही है जब वो रूमी को जिन्नू से बात करते हुए देखती है, लेकिन फिर मीरा माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो इसलिए इतनी गुस्से में है क्योंकि वो हर डीमन की आत्मा को ख़त्म करना चाहती है। धीरे धीरे जिन्नू और उसके बैंड के गाने उनके फैंस की आत्माओं को आज़ाद करने लगते हैं। ये आत्माएं डीमन किंग को दे दी जाती हैं, जिससे वो और भी ताकतवर हो जाता है। इन सब के बीच रूमी आखिर में जिन्नू को एक लेटर भेजती है जिसमें उसे मिलने के लिए कहा जाता है। रूमी जिन्नू से कहती है कि अगर उसे सच में आज़ादी चाहिए तो उसे डीमन किंग की मदद करना बंद कर देना चाहिए और उसे आइडल अवार्ड जीतने में मदद करनी चाहिए। जब वे जीतेंगे तो सुरक्षा कवच पूरी तरह से बंद हो जाएगा और डेमन किंग हमेशा के लिए दुनिया से कट जाएगा। जिन्नू ऑफर मान लेती है और कहती है कि वो अपने बैंड को कंपटीशन से हटा लेगी। अब हम देखते हैं कि रूमी और जिन्नू के बीच फीलिंग्स पैदा हो गई हैं। रूमी फिर अपने दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस करती है, लेकिन कहती है कि वो अब वो गाना नहीं गाना चाहती जो उसने गाया था। मीरा को राक्षसों के लिए नफरत देखकर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि रूमी अब उनके मकसद के खिलाफ हो गया है। वो कहती है, तुम इस सब के खिलाफ क्यों गए? तुम अब उस रूमी जैसे नहीं लगते जिसे मैं जानती थी। रूमी कुछ कहने ही वाला होता है कि एक बड़ा संकट आ जाता है। सुरक्षा कवच और कमजोर हो जाता है और ज्यादा राक्षस इंसानों की दुनिया में घुसने लगते हैं। लड़कियां अब डर जाती हैं और कहती हैं कि अगर रूमी की आवाज वापस नहीं आई तो सब खत्म हो जाएगा।
आखिर में आइडल अवार्ड्स का दिन आ जाता है। हंटर्स स्टेज पर आते हैं और एक शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। रूमी आखिरी लाइन गाने ही वाला होता है कि कुछ राक्षस बॉबी को किडनैप कर लेते हैं। जॉय और मीरा उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ये स्टेज खाली करने की एक चाल थी। मीरा और जॉय के भेष में 2 राक्षस स्टेज पर आते हैं और रूमी के कपड़े फाड़ देते हैं, जिससे उसके शरीर पर काले निशान दिखने लगते हैं। मीरा और जॉय चौंक जाते हैं। वे रूमी पर अपने हथियार तान देते हैं क्योंकि अब वे उसे पहचान लेते हैं। रूमी टूट जाता है और उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सुनने से मना कर देते हैं। रूमी रोते हुए स्टेज से भाग जाती है और जिनू को ढूंढने लगती है। जब उसे जिनू मिलते हैं तो उसे पता चलता है कि जिनू ने सबको अपना असली रूप दिखा दिया है। वो कहती है कि उसने रूमी को अपने अतीत और परिवार के बारे में जो कुछ भी बताया था वो सब झूठ था। उसका असली इरादा सिर्फ रूमी का भरोसा जीतना था, ताकि वो उसे डेमन किंग के लिए इस्तेमाल कर सके। वो कहती है कि उसने अपनी मर्जी से अपना परिवार छोड़ा था, वो बस अपनी जिंदगी की परेशानियों को भूलना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि डेमन किंग मीरा और जॉय के दिमाग में घुस जाता है और उन्हें एक दूसरे से नफरत करवाता है। वो साजा बॉयज के सभी फैंस को भी कंट्रोल करता है और सभी को अपने शो में खींच लाता है। जैसे ही साजा बॉयज गाना शुरू करता है, डेमन किंग प्रकट होता है और सबकी आत्माओं को सोखना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि रूमी सेलिना के पास जाता है और उससे कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है, यहाँ तक कि खुद को भी। वो ऐसा नहीं कर सका। वो कहता है, मैं जिसे बनाने आया था उसे बर्बाद करने आया था, मरने से पहले मुझे खत्म कर दो। लेकिन सेलिना उससे कहती है कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता है, उसे बस पहले की तरह डार्क स्पॉट छिपाना होगा। लेकिन रूमी कहता है, मैं इसे अब और नहीं छिपा सकता। सेलिना कहती है, हमें अपनी कमजोरियां छिपानी होंगी। लेकिन रूमी कहता है, तुम मुझे वैसे ही क्यों नहीं अपना सकते जैसे मैं हूँ। वो कहती है, अगर मुझे गोल्डन शील्ड बचाने के लिए अपनी गलतियां इस तरह छिपानी पड़ रही हैं, तो मुझे खुशी है कि ये खत्म हो गई है। फिर हम रूमी को सीन में वापस आते देखते हैं। एक नई शील्ड बनाने की कोशिश में वो एक चमत्कारी गाना गाना शुरू करता है जो दिमाग घुमा देने वाला है। मीरा और जॉय जाग जाते हैं और सभी फैंस की आत्माएं भी अपने शरीर में लौटने लगती हैं। डेमन किंग रूमी को खत्म करने आता है, लेकिन जिनू बीच में आता है और रूमी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। मरते समय वो माफी मांगता है, कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। सभी फैंस एक साथ गाना शुरू कर देते हैं। ये इतना पावरफुल था कि हंटर्स को एक नई पावर मिल गई। रोमी, मीरा और जॉय, इन तीनों ने मिलकर डीमन किंग पर हमला किया और आखिर में डीमन किंग खत्म हो गया। नया प्रोटेक्टिव शील्ड अब हमेशा के लिए सील हो गया है और इस दुनिया से सभी डीमन हमेशा के लिए खत्म हो गए। के-पॉप डीमन हंटर्स हमें सिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक छिपा हुआ वॉरियर होता है जो अपने डर, प्रेशर और अंधेरे से लड़ता है। ये फिल्म दिखाती है कि ग्लैमर और फेम के पीछे बहुत सारा सैक्रिफाइस और अंदर की लड़ाई होती है, लेकिन जब हम म्यूजिक और यूनिटी के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं तो हम अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ सकते हैं। और आखिर में हमें एहसास होता है कि असली ताकत नाम या फेम में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहने में होती है। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।